हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास को। ठीक है, चलिए अपने अपने कॉपी कलम निकालिए आप लोग फटाफट। जो लोग ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तैयार हैं? आइए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? किस चीज से रिलेटेड न्यूज है? तो पक्षी प्रजाति। ठीक है, पक्षी प्रजातियों की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य में है? प्रश्न हमारा डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका हमारा पक्षी प्रजातियों में नंबर 1 पे कौन है? हमारा वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी यदि सबसे ज़्यादा पूछ दे तो आप कहाँ लिखिएगा? दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग में। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिए, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, और वेस्ट बंगाल में भी यदि सबसे ज़्यादा पूछे तो दार्जिलिंग। क्लियर? आइए इसको विस्तार से देखते हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट एक प्रमुख वैश्विक पक्षी विज्ञान कार्यक्रम है जहां पक्षी देखने वाले प्रजातियां गिनते हैं। लगातार तीसरे साल बंगाल ने पक्षी प्रजातियों के मामले में भारत का नेतृत्व किया है। मतलब तीसरे साल भी जो डाटा पिछले 3 साल से जो डाटा आ रहा है उसमें आपको पश्चिम बंगाल ही टॉप कर रहा है। ठीक है, यदि टॉप 5 देखें तो टॉप पे आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, सेकंड पे आपका उत्तराखंड है, थर्ड पे आपका असम है, फोर्थ पे महाराष्ट्र है, फिफ्थ पे कर्नाटक है। तो आपको ज़्यादा नहीं, टॉप 3 आप याद रखेंगे बस। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और असम। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है। क्लियर? सबसे ज़्यादा कहाँ है पश्चिम बंगाल में भी? तो दार्जिलिंग में है। क्लियर? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और असम में आपको सबसे ज़्यादा पक्षी देखने को मिलते हैं। प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा किसकी है? तो पक्षियों की है पश्चिम बंगाल में। क्लियर? आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश। ईपीएल होता क्या है? ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, ईपीएल लागू करने वाला दूसरा देश। ठीक है, ईपीएल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा सभी लोग ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, ये जारी किया जाता है पायलटों को जो प्लेन उड़ाते हैं। ठीक है, जो प्लेन उड़ाते हैं उन पायलटों को जारी किया जाता है। जैसे कि हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो हमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का एक लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही पायलट जो प्लेन उड़ाते हैं उनको भी लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन ये जो ईपीएल है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, जो है ये डिजिटली दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका लाइसेंस का डिजिटल फॉर्म है और ये जारी करने वाला आपको चीन के बाद पहला देश कौन सा था? चाइना था। ठीक है, और दूसरा देश कौन बन गया है? तो इंडिया बन गया है। ठीक है, तो डिजिटली रूप से जो आपको प्लेन का जो लाइसेंस मिलेगा वो आपको डिजिटली रूप से मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस इसको कहा जाता है। और चीन के बाद भारत दूसरा देश बन चुका है। क्लियर? सारी बातें समझ में आ गई? लिख लीजिएगा इसको, ईपीएल का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा आप लोग, मिस मत कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। नागरिक विमानन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक ईपीएल शुरू करने वाला भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया। ठीक है, चीन के बाद पहला नंबर पे चीन है, पहली बार जो लागू किया था, और अभी भारत ने किया। एपीएल देश में नागरिक विमानन पायलटों को जारी किए जाने वाले व्यक्तिगत लाइसेंस का डिजिटल संस्करण है। बताया मैंने आपको, ये इसका क्या है? डिजिटल फॉर्म है। लाइसेंस का क्या है? डिजिटल फॉर्म है। पायलटों के लिए ईपीएल की शुरुआत वैश्विक नागरिक विमानन निकाय, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन आईसीएओ सॉरी, और ये जारी कौन करता है? इसको लिख लीजिएगा, आईसीएओ,
इसका जारीकर्ता कौन है, ये जारी कौन करता है लाइसेंस, ये ICAO जारी करता है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग थोड़ा, ICAO जारी करता है, ठीक है, ICAO जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन 1944 में हुआ था, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन 1944 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल में है, ठीक है, मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, 1944 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। ICAO का गठन कब हुआ था, 1944 में, ठीक है, 1944 में, और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आपका क्या है, हेडक्वार्टर है, क्लियर। तो ये ICAO के बारे में भी सारी बातें हो गई, और चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन चुका है आपको EPL लागू करने वाला। प्रश्न संख्या 3 पर देखिए, राजधानी दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो हेडिंग क्या बना लीजिएगा, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025, हेडिंग बनाइए। हुआ कहाँ है, तो इसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है, किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने, शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है, क्लियर। ये हमारा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया, उद्घाटन किसने किया, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया इसका उद्घाटन। आइए विस्तार से देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR और IARI मिलकर पूसा कृषि विज्ञान मेला 25 का आयोजन कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान नहीं देना है कौन कौन इसमें शामिल है। थीम याद रखिएगा, उन्नत कृषि विकसित भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत, थीम याद रखिएगा। आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, और इसका थीम क्या है, इसको याद रखना है, उन्नत कृषि विकसित भारत, ठीक है। पूसा की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में बिहार में हुई थी, ठीक है। पूसा कहाँ है, आपका समस्तीपुर के पास है, ठीक है, आपका समस्तीपुर के पास है पूसा, और 1900 कब हुई थी इसका गठन 1905 में हुआ था, क्लियर, बिहार में 1905 में बिहार में इसका गठन हुआ था। और वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। 1970 में इसका नाम बदल दिया गया, 1970 में पूसा का नाम बदल के क्या कर दिया गया, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, लिख लीजिएगा इसको। 1970 में नाम बदल के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, लिख लीजिएगा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया 1970 में बदलकर। इसका पहले नाम क्या था, पूसा था। यहाँ पे आपको बीज मिलते हैं, खाद मिलते हैं सस्ते दामों में, ठीक है, और ये R&D के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। कृषि संबंधी जो भी R&D किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके लिए ये जाना जाता है, ठीक है। तो इसका गठन 1905 में बिहार में हुआ था, क्लियर। आयोजन कहाँ हुआ इस बार मेले का, तो मेले का आयोजन इस बार हुआ है दिल्ली में। थीम क्या था, तो थीम था इसका उन्नत कृषि विकसित भारत, क्लियर। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है, ठीक है। वुमेन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है, भारत की है, कौन है, तो पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है। पूर्णिमा देवी वर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया है, ठीक है। पूर्णिमा देवी वर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया है। इनको भारत से सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, इनको भारत से सिलेक्ट किया गया है, पूर्णिमा देवी वर्मन, लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। जिसको मैं टिक लगा दूं उसको तो फिर मिस नहीं करना है। पूर्णिमा देवी
वर्मन। भारतीय संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन ने वन्य जीव संरक्षण में अपने असाधारण योगदान के लिए टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 25 की सूची में जगह बनाई है। ठीक है, क्लियर है। पूर्णिमा देवी वर्मन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में शामिल हो चुकी है। 2017 में, ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला था। 2017 में लिख लीजिएगा, 2017 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार मिला था इनको 2017 में, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नारी शक्ति पुरस्कार इनको 2017 में मिला था और उसी साल 2017 में ही इनको व्हिटली पुरस्कार मिला था। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। 2017 में ही इनको क्या मिला था? व्हिटली पुरस्कार, इसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है, व्हिटली पुरस्कार को आप लोग याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में। ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है व्हिटली पुरस्कार को। क्लियर? 2017 में इनको ग्रीन ऑस्कर मतलब व्हिटली पुरस्कार भी मिला था और नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था इनको 2017 में। तो ये दोनों पहले से इनके पास ये पुरस्कार में ये नामित है। और इस साल इनको क्या मिल गया? वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब इनको मिल गया, ये भारत से सिलेक्ट हुई है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप, भारतीय खिलाड़ी का नाम आए वो भी स्नूकर में, ठीक है, इस बात हो जब स्नूकर की और भारतीय खिलाड़ी का नाम आए तो केवल एक नाम है और वो है पंकज आडवाणी। जब खेल हो स्नूकर और भारतीय खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा हो तो इकलौता नाम है और वो है पंकज आडवाणी। ठीक है, दूसरा कोई नाम नहीं है स्नूकर के क्षेत्र में, पंकज आडवाणी लिख लीजिएगा, पंकज आडवाणी। स्नूकर के क्षेत्र में दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है, केवल पंकज आडवाणी का नाम आता है। ठीक है, तो नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है 2025 का? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, पंकज आडवाणी। भारत के सबसे सफल खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने यशवंत क्लब में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता है। ठीक है, तो क्या जीता है इन्होंने? 36वां और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब भी जीत लिया है। तो 36 राष्ट्रीय आपको ये अवार्ड जीते हैं। ठीक है, नेशनल अवार्ड जीते हैं ये स्नूकर में, ये आपके पंकज आडवाणी है। स्नूकर गेम आप लोगों ने देखा होगा, एक बोर्ड रहता है, चारों साइड आपको होल रहते हैं, छोटे छोटे बॉल रहते हैं। ठीक है, आपको एक हाथ में स्टिक लेके, देख रहे हो ये स्टिक देख रहे हो ना, ये स्टिक से आपको इनको हिट करके इसमें पॉट करना होता है। तो ये आपका स्नूकर है। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो स्नूकर से संबंधित है। ईरान के अमीर सरकोस के खिलाफ फाइनल चैंपियन के बीच मुकाबला था। ठीक है, तो हराया किसको था इन्होंने? तो हराया है इन्होंने ईरान के अमीर सरकोस को। ये याद नहीं रखना है उतना, ठीक है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है? तो पंकज आडवाणी का नाम याद रखना है कि नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता कौन है? पंकज आडवाणी। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता कौन है? पंकज आडवाणी। बस इतना ही याद रखना है। क्लियर? अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? आप कुछ पैसे क्या करते हो? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स ने ही एक पहल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? मित्रा पहल, मित्रा प्लेटफॉर्म। मित्रा प्लेटफॉर्म आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म है। और ये लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है सेबी ने। दो बार ऑप्शन दे दिया गया, आप लोग लिख लीजिएगा। मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया है? लॉन्च बाय सेबी, लॉन्च बाय सेबी। ठीक है, लॉन्च बाय सेबी। ठीक है, मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी ने बुधवार को मित्र नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ठीक है, यह लोगों को उनके भूले हुए या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड के खातों को ढूंढने और वापस पाने में मदद करेंगे। ऐसे म्यूचुअल फंड जो आप लगाकर भूल गए हो या फिर कोई आदमी किसी ने लगाया है, ठीक है, और आपको उसकी जानकारी नहीं है। जैसे होता है ना कि आप चेक करते हो कि मेरे आधार से कितने सारे फ़ोन नंबर एक्टिवेटेड है,
उसी प्रकार से आपको ये प्लेटफॉर्म बताएगा कि आपके नाम से, ठीक है, आपकी आईडी से कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड्स खरीद रखा है, या फिर आपने ही खरीदा है लेकिन अब आपको उसका ट्रेस नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। हो सकता है आप भूल गए हो या आप मिसमैच हो गया हो, कुछ भी हो सकती है चीज़ें। तो आपको मित्र जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इन्हीं चीज़ों को आपको खोजने के लिए, इन चीज़ों को आपको देने के लिए कि आपसे कोई भी मिसमैचिंग ना हो। आपके पास यदि कोई अकाउंट है, यदि आपको पता नहीं है, तो उसकी जानकारी देने के लिए आपको मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, लॉन्च बाय सेबी। क्लियर? सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में, लिख लीजिएगा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। सेबी काम क्या करता है? तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो शेयर मार्केट में, उसकी एक रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है, उसकी क्या है? एक रेगुलेटिंग बॉडी है। बाकी इसके बारे में डीप नॉलेज आप लोग इकोनॉमिक्स में लेंगे, ठीक है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? जो मित्रा प्लेटफॉर्म जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। स्थापना याद रखिएगा, 1988 में सेबी की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न पे। हाल ही में अपने पहले हरित बजट में किस राज्य ने 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है? हरित बजट, ठीक है, अपना पहला हरित बजट। देख लो, पहला है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने अपना पहला हरित बजट? हरित बजट क्या होता है? जब आप बजट पेश करते हो ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपने उसमें दिया है। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आप खर्च कर रहे हो वो आप इन्वायरमेंट पे खर्च कर रहे हो, ठीक है, ग्रीन एनर्जी पे खर्च कर रहे हो। वो ऐसे बजट को हरित बजट कहा जाता है, ठीक है। तो हरित बजट अभी किसने पेश किया है? अपने बजट को हरित बजट के नाम से किसने पेश किया है? तो राजस्थान ने पेश किया है, ठीक है। किसने पेश किया है? और पहली बार पेश किया है, मतलब हरित बजट इसने पहली बार पेश किया है। किसने? राजस्थान ने। तो राजस्थान दिख रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। तो इसने क्या किया? 1.25 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको ये हरित बजट आपको हो सकता है, ठीक है। ये आपको जितना इंपॉर्टेंट हरित बजट हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट ये आपका, कि आपको ध्यान रखना है कि हरित बजट किसने पेश किया है अभी हाल ही में, और अपना पहला हरित बजट है इनका, ठीक है। इससे पहले इन्होंने पेश नहीं किया था, ठीक है। तो राजस्थान आप लोग टिक मार के चलेंगे। आइए इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भजन लाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया, जो जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन, वन, पर्यावरण और जैव विविधता पर विशेष ध्यान देने वाला पहला हरित बजट है। मैंने आपको क्या कहा? जब आपके बजट का कोई हिस्सा, ठीक है, जब आपका बजट का ज़्यादातर हिस्सा इन चीज़ों पर निर्भर करे कि जलवायु परिवर्तन, वन, पर्यावरण, जैव विविधता, तो जब आपके बजट का बड़ा हिस्सा इन चीज़ों पर निर्भर करे, आप उस चीज़ पर फोकस करके बजट पेश कर रहे हो, तो आपका बजट कैसा होगा? ग्रीन बजट होगा, ठीक है। वैसे बजट को क्या कहते हैं? ग्रीन बजट कहते हैं। उन्होंने कहा हमने अगले साल 1.25 लाख सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की है, ठीक है। देश एवं राज्य के पर्यावरणीय स्थिरता के निर्धारित लक्ष्यों के प्रति एकजुट होकर कार्य करने हेतु अंतर विभागीय समन्वय को मजबूत करता है, ठीक है। तो ये हो गई बात की हरित बजट किसने पेश किया है अपना पहला? राजस्थान ने पेश किया है। 1.25 लाख नौकरियों की बात की है, ये सभी करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना पहला हरित बजट किसने पेश किया है? तो राजस्थान ने किया। और हरित बजट होता क्या है, हमें ये ध्यान रखना है। क्लियर? आइए अपने अंतिम प्रश्न पे। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस। दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस, यदि स्थापना की बात करें तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है इसने? 78th, ठीक है, 78th स्थापना दिवस मनाया है। और इसके लिए परेड वगैरह हुआ है, मार्च वगैरह निकाला गया है टुकड़ियों के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे? कर्तव्य पथ पे। कहाँ पे? कर्तव्य पथ पे आपको इसका मार्च वगैरह निकाला गया है। कर्तव्य पथ कौन सा है? जो राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट से जो रोड कनेक्ट करता है उसी को क्या कहा जाता है? कर्तव्य पथ कहा जाता है। क्लियर? दिल्ली पुलिस ने 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह का आयोजन किया, ठीक है। तो आपको कर्तव्य पथ पे 78वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो दिल्ली पुलिस ने मनाया। एक बात और बता दो, दिल्ली पुलिस के बारे में लिख लीजिएगा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होती है, ठीक है। जैसे कि बिहार पुलिस आपको बिहार गवर्नमेंट के अंदर में है ना, यूपी पुलिस यूपी के अंडर में है, यूपी गवर्नमेंट के अंदर में। जो भी राज्य पुलिस होती है, जो भी जिस राज्य में जो पुलिस होती है वो उस राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, ठीक है।
तो डायरेक्ट इसके अंदर में है, सेंट्रल के अंदर में, इसीलिए बहुत पावरफुल होती है। दिल्ली पुलिस से यदि आपको पैरवी लगवानी है तो डायरेक्ट फिर अमित शाह को फ़ोन करो ना, क्योंकि वो किसी भी मंत्री वगैरह की नहीं सुनते हैं, वो डायरेक्ट इसके अंदर में होते हैं, सेंट्रल के अंदर में होते हैं, तो उनको किसी बात का खौफ या किसी बात का डर नहीं होता है। स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है, लिख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी, यहाँ क्लियरली लिख लीजिएगा। 1948 में इसकी स्थापना होती है और इसका आदर्श वाक्य क्या है? शांति सेवा न्याय, शांति सेवा न्याय, शांति सेवा न्याय। दिल्ली पुलिस की स्थापना 1948 में, ठीक है। सेंट्रल पुलिस होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है, और 78वां स्थापना दिवस मनाई है। कहाँ पे मनाई है? तो कर्तव्य पथ पे मनाई है। और शांति सेवा न्याय इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। क्लियर? तो आज के हमारे जो भी टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ। धन्यवाद।